नमस्कार दोस्तों, मिजाज साराना में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं युवा कवि कपिल भारद्वाज, जो कि शोधार्थी हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, और ये बड़ी मारक कविता लिखते हैं और इनका भी काव्य संग्रह आया है फिर देवता आ गए। तो इनसे बातचीत करते हैं। तो कपिल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई। तो कपिल जी, पहले तो आप अपनी साहित्यिक जो यात्रा है उसके बारे में कुछ बातें बताइए जी हमारे श्रोताओं को। देखिए, साहित्यिक यात्रा तो बड़े कवियों और जिन्होंने बहुत समय दिया हो साहित्य को, उनकी यात्राएं होती हैं। अभी तो बिल्कुल नौसिखी हैं और लिखना अभी शुरू ही किया है, ज़्यादा लंबी नहीं है यात्रा। और जहाँ तक सीखने सिखाने की, पढ़ने पढ़ाने की और लिखने की बात है, तो 2014 का वो वर्ष था जब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आया था। उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में मेरी ग्रेजुएशन हुई और वहीं से साहित्यिक ललक जो होती है, जो बीज है, वो वहीं पे रोपित हुआ था। जब मुझे याद आता है 2012-13 की बात है, जब मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू की, लिटरेचर की कुछ नॉवेल्स और कुछ काव्य संग्रह पढ़ने शुरू किए। और जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी कवि जब शुरुआत करता है तो टूटी फूटी कविताएं लिखता है, बिखरी हुई सी कविताएं होती हैं। चूँकि शुरुआत ही होती है तो थोड़ा थोड़ा लिखना वहीं से स्टार्ट किया था पढ़ते हुए। और फिर 2014 में जब यूनिवर्सिटी में आया मैं कुरुक्षेत्र में, तो फिर मुझे एक अपार भंडार मिला साहित्य के रूप में। बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिली, बहुत सारे लोग, संस्थाएं मिली, बहुत बड़े बड़े कवियों से और बड़े लोगों से मिलना हुआ जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में रुतबा कायम किया हुआ था। प्रोफेसर दिनेश दधीची को पढ़ना हुआ और बहुत सारे लोगों को, ओम प्रकाश कुरनेश जी हैं, हरपाल गाफी जी हैं, प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी तो मेरे गुरुजी हैं, उनको तो बहुत फॉलो किया। उनके कहने पर बहुत सारी किताबें पढ़ी और लिखा, उनके कहने पर बहुत सारे संशोधन किए कविताओं में भी। और देश हरियाणा उसके बाद 2015-16 में जो आई पत्रिका, उसके बाद फिर ये कारवां चलता चला गया। और फिर एक दिन जो होना ही था, जो कविताएं अलग अलग जगह प्रकाशित होती रही, वेबसाइट्स पे, कविता कोर्स जैसी वेबसाइट्स पे भी, और दूसरी जगह दूसरी वेब पत्रिकाओं में भी छपती रही। फिर उनको मैंने एक किताब के रूप में प्रकाशित करवाया पिछले साल ही 2021 में। तो यही यात्रा का एक छोटा सा बिंदु रही है जी। शुक्रिया। आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही, आप बहुत बड़े बड़े विद्वानों से मिले और आपने बहुत कुछ सीखा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने काव्य संग्रह के बारे में कुछ बताइए। देखिए, काव्य संग्रह मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पर्सनल इसके बारे में व्यू है, हालांकि बहुत सारे जो युवा साथी हैं उन्होंने इन कविताओं को बहुत शिद्दत से पढ़ा है और सराहा भी है, और बहुत सारे साथियों ने, दूसरे साथियों ने इसमें कमियों को भी उजागर किया है। खैर, पहला काव्य संग्रह था और जल्दबाजी में लिया गया एक निर्णय था। कोरोना की महामारी में जैसा माइंड डाइवर्ट हुआ था पूरे विश्व का, उसमें ही ये एक जल्दबाजी के साथ निर्णय लिया गया मेरे से। खैर, प्रकाशित हो चुका है जो भी है। तो इस काव्य संग्रह के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें 62 कविताएं हैं, अलग अलग विषयों की। राजनीतिक चेतना की भी कविताएं हैं, सामाजिक संबंधों को लेकर भी कविताएं हैं, प्रेम को लेकर भी और प्रेम के दूसरे पक्षों को लेकर भी कविताएं इसमें शामिल हैं। जी जी जी, बढ़िया। वैसे तो आपके संग्रह में भिन्न भिन्न विषयों पर कविताएं, लेकिन एक जो राजनीतिक चेतना है और साथ में मिथकों का जो प्रयोग हुआ है वो बड़ा शानदार हुआ है। तो इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। जी, देखिए, किसी भी कवि के लिए राजनीतिक
चेतना होना मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किसी कवि में राजनीतिक चेतना नहीं होगी तो वो मतलब कविता की जो क्षमता है उसको कम ही करेगा, उसको मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएगा। और जो राजनीति होती है वो आपके हर पक्ष को प्रभावित करती है। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि राजनीति का जो प्रभाव है बहुत व्यापक स्तर पर होता है। किसी भी देश की राजनीति हो या विश्व की राजनीति हो, बाजार की राजनीति हो, साहित्यिक संबंधों की राजनीति हो, पारिवारिक संबंधों की राजनीति हो, तो राजनीतिक चेतना तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्वान और बड़े कवि मिलते चले गए उनके संसर्ग में, उनके सहयोग से, तो वहाँ से प्राप्त हुई। और जैसी भी वस्तु स्थिति देखने को मिली वो वैसा मैंने कविताओं में प्रयोग किया। और मिथकों की जहाँ तक बात है तो बचपन से ही जो मिथ जो गढ़े गए जो जिन कथाओं में, उन कथाओं को पढ़ता रहा हूँ और उनको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश भी अक्सर की है। और फिर बड़े कवि पढ़े मैंने, कुंवर नारायण जैसे कवि जिन्होंने मिथकों का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है, और दूसरे कवि भी केदारनाथ सिंह जैसे कवियों को पढ़ा तो महसूस हुआ कि मिथकों को बेहद अच्छे संदर्भों में भी और दूसरे संदर्भों में भी कविता में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए इन कविताओं में राजनीतिक चेतना भी दिखाई देगी और मिथकों की एक अलग से वो भी दिखाई देगी। कपिल जी, बस आखिरी सवाल ये है कि जो आज का संदर्भ है, आज का दौर है, आज का जो माहौल है, उसमें साहित्य की क्या भूमिका है, कैसी भूमिका है, तो इस पे आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। आज की जो स्थिति है ये स्थिति एकदम से नहीं बनी है। जैसा कि हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध करने वाले जो लोग हैं उनको किस प्रकार से जो सत्ता तंत्र है किस प्रकार से उनको प्रभावित कर रहा है, उनको हानि पहुंचा रहा है। और बहुत सारे लोगों को, एक्टिविस्टों को, लेखकों को, कवियों को जेल में डाल दिया गया है। तो ये हमेशा से होता आया है। पास को भी गोली मार दी गई थी और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल, आप अगर आप गहरे से देखेंगे, गहराई से आप इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कवियों का जो एक होता है, उनकी जो सत्ता के साथ जो उनके संबंध होते हैं वो हमेशा से बहुत खराब ही पाए जाते हैं और सत्ता हमेशा से उनको परेशान ही करती आई है। और हालांकि आज के दौर में काफ़ी बढ़ गया है। तो कवियों का अब मुझे लगता है कि कर्तव्य यही बनता है कि वो कविता के साथ हमेशा खड़े हुए दिखाई दे, और कविता जो हमेशा सत्ता के उलट दिखाई देती है और जो उसको आईना दिखाती रहती है, तो कवियों को प्रतिबद्धता जो कमिटमेंट है उसके बेस पे चलना होगा, न कि पुरस्कारों की राजनीति और दूसरी राजनीति के में उलझना होगा, जिससे कि कविता के प्रति जो लोगों का भरोसा है वो बिल्कुल खराब हो जाए। और हालांकि बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी है, बाजारवाद भी है और सारी दिक्कतें हैं, लेकिन ये है कि राजनीति के साथ तो हमेशा से जिस प्रकार से का रिश्ता रहा है अच्छे बड़े कवियों का, तो उसी प्रकार से सत्ता को आईना दिखाने वाली कवियों की आज दरकार है। चाहे कैसी भी स्थितियां हो जाए, कविता को, कवि को अपने कर्तव्य नहीं भूलने होंगे। ये मेरी पर्सनल इच्छा है और यही डिमांड है आज की समय में। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपनी एक दो रचना सुनाइए। जी, इसमें इस काव्य संग्रह में एक कविता है जिसका शीर्षक है दो ताकतवर मसखरे। कोयले की भट्टी के पास बैठे दो मसखरे मुस्कुरा रहे हैं। एक की मुस्कान में है सर्वश्रेष्ठ होने का दम्भ, जबकि दूसरा मसखरा अपने स्वभाव की कायरता को छिपाने की कर रहा है चेष्टा। ये मसखरे शुतुरमुर्ग जैसे लगते हैं, धोखा देते हुए, जैसे इनकी गर्दनें धसी हुई हो जमीन के अंदर, मगर ऐसा होता नहीं है। पूरी दुनिया को अपनी ठुड्ड पे रखने का भ्रम पाले हैं एक मसखरा, दूसरा इतिहास में दखल देने का आकांक्षी, घटिया एक्टिंग का एक बड़ा स्कूल। दोनों बात करते हुए, आंखें मटकाते हुए, हाथ नचाते हुए, घृणा से दुनिया को घसीटते हुए, परमाणु की शक्ति का
प्रदर्शन करते हुए अत्यंत ताकतवर हैं इनके जबड़े, जो पीसने के जुगाड़ में है सभ्यता, संस्कृति और मानवता को। लेकिन के आगे बहुत सारे लेकिन हैं। एक कविता और मैं इसमें पढ़ना चाहूंगा। संतरास शीर्षक से। हर बार सोते समय केवल सौपन नहीं दिखते, हकीकतें भी दिखती हैं। हर बार सोते समय केवल सौपन नहीं दिखते, हकीकतें भी दिखती है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ शहद ही नहीं होता, सूजन भी होती है। जैसे कविता में सिर्फ संगीत नहीं होता, संतरास भी होता है। राह चलते जब स्मृति में उमड़ आते हैं दृश्य, नसों में कंटीलेपन का एहसास कराते, तो अक्सर अपने विषाद गुनगुनाने का मन हो जाता है। अतीत की रेखा में धुंधले पड़े वृत्त जीवन के गणित में रोमांच भर देते हैं। मैं अगस्त्य मुनि हो पी जाना चाहता हूँ दुख के सारे सागर एक घूंट में, पर मुनि होकर विदेही होने से अच्छा है कि मेरे शरीर से फूटे मीठे पानी के सोते और जन जन को मिले एक एक बूंद। जी शुक्रिया कपिल जी। और आप यूं ही राजनीतिक या सामाजिक चेतना की या जो समाज से सरोकार रखने वाली कविता कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हम कामना करते हैं कि आपकी कलम निरंतर प्रगति करती रहे। और दोस्तों, आपने इनके कपिल जी के जो कविता के प्रति विचार हैं, ख्यालात हैं, वो सुने और कविता भी सुनी आपने। तो आपको कैसा लगा तो इसकी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो चैनल है मिजाज शायराना, ये शुद्ध रूप से साहित्यिक है। और आपका अगर साहित्य से जरा सा भी लगाव है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।